जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो भाई साहब आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 10th साइंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बेसिक वीडियो है। आपको इसे तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो इसकी जरूरत पड़ती है, ये आप समझ लो। तो इसे आपको तैयार जरूर करना है, चाहे वो चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चाहे 2 पढ़ रहे हो, चाहे 3 पढ़ रहे हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 पढ़ रहे हो, तो ये जरूरत पड़ती है आपके जो रासायनिक वाली चीजें हैं उनमें। तो ध्यान रखना, आपकी जो क्या है रसायन विज्ञान, ठीक है। तो आ जाओ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है जिसमें पदार्थ की भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कोई भी पदार्थ की संरचना बदल सकती है, लेकिन गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो। यहाँ पर देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें पदार्थ की, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता, इसमें रासायनिक परिवर्तन का नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, इसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ नहीं बनते, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि एग्जांपल दे दो, मैं अभी ये फोन को पटकूं नहीं पटकूंगा, ठीक है। तो ये फोन को पटक दूं तो फिजिकल परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल परिवर्तन होगा नहीं, मतलब मारूंगा तो फोन टूट जाएगा। कागज को फाड़ दिया तो उसमें क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ। सिंपल, आप लोग समझ गए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे यार, इतना तो समझते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना नहीं समझते हो। चलो मैं अभी दिखाता हूं तुमको। क्या दिखाऊं? मिल यार, कुछ मिल, मुझे मिल। क्या फाड़ दूं मैं? कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार। चल मिल गया। तो यहाँ पर देखो, इसको फाड़ दिया, अब इसको जोड़ दूंगा तो ऐसे बन सकता है कि नहीं। सिंपल फिजिकल परिवर्तन। समझ में आयो? आ जाओ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कागज को फाड़ना, चीनी को जल में घुलना, तौलिया से पानी का सूखना, पानी का वाष्प में बदलना। सिंपल यार, जब आपकी तौलिया सूखती है तो वाष्प में ही पानी जाता है। जब उसमें धूप पड़ती है, भाप के रूप में पानी ऊपर उड़ जाता है, फिर वही पानी क्या होता है, ओस के रूप में फिर नीचे आता है, फिर वही पानी भाप के ऊपर उड़ता है। बस वही जो चक्र है चलता रहता है। और फिर हाँ, जो पानी ज्यादा जमा हो जाता है उससे बारिश हो जाती है, आप जानते हो, बादल के रूप में रहता है पानी। आगे देखो, आगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में परिवर्तन होता है। सिंपल, जल्दी बता रहा हूं, क्योंकि मुझे 10 दिन में आपकी पूरी साइंस कंप्लीट करवानी है। पूरी 10 दिन में, समझ रहे हो। कोई नहीं करवाया होगा आज तक, लेकिन मैं करवाऊंगा आपकी पूरी 10 दिन में। देखना कैसे फाड़ के रख देंगे साइंस को, मैथ को, कि आपको भी पता चलेगा। बहुत सारे भैया बोल रहे थे भैया हिंदी को तो फाड़ दिया, अब साइंस और मैथ की बारी है, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी, अंग्रेजी की भी और सोशल साइंस की भी, ठीक है। तो आगे देखो, यहाँ पर बस पूरी वीडियो देखते जाना। बस इसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सिंपल, उसमें क्या होता था कि नए गुणों वाले पदार्थ यानी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता था, और केमिकल चेंज में यानी रासायनिक परिवर्तन में नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। और बस आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता है, वो तो आप जानते हो, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन तो होगा भाई साहब ना। बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पेपर भी नजदीक है। उदाहरण के तौर पर भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, सिरका का बनना। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा समझ लो, फिर और बताता हूँ कि देखो, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, या रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण या रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी कि इन चीज जरूर होगी। कैसे? उसकी या तो कोई पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, कोई भी पदार्थ है उसका अवस्था बदल जाएगी, पूरी अवस्था, समझ रहे हो, यानी स्टेट बदल जाएगी। जैसे कोई पदार्थ द्रव है तो वो गैस में हो जाएगा, कोई गैस है तो वो द्रव हो सकता है, या कोई द्रव से सीधे ठोस बन सकता है, या कोई ठोस से द्रव, मतलब समझ रहे हो। तो ये होता है केमिकल चेंज में। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। सिंपल, रंग में परिवर्तन वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा जो ब्लॉग चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब करो। उसके डिस्क्रिप्शन में, जब ये वाली इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिलेगी एक वीडियो की, उस वीडियो को देख लेना बस तुम। उसमें क्या हुआ, मैंने जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, उसको मैं बनाया था और उड़ाया था। पता नहीं गुब्बारा कहाँ चला गया था, मतलब अपने घर पर हाइड्रोजन गैस बनाया था। तुम भी बना सकते हो बहुत आसानी से। जाओ देखो, बिल्कुल देहाती चीज में, ठीक है, मतलब हर चीज आपको अवेलेबल बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो उसको देख लो और हाइड्रोजन गैस बनाना सीख लो, काम आ सकती है, या कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन उसमें भी हुआ था। जो मैं विलियन बनाया था वो पहले क्या था कि पीला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सफेद हो गया। तो देख लेना, पूरा देख लेना वीडियो। आगे बढ़ते, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल तापमान में परिवर्तन, जो मैं अभिक्रिया करवाया था उसमें क्या हुआ था कि भाई जो बॉटल थी वो गर्म पड़ गई थी पूरा, समझ रहे हो, बिल्कुल आग हो गई थी। पहले तो वो दोनों ठंडे थे, लेकिन
गर्म क्या कैसे हुए, मतलब भाई तापमान में परिवर्तन हुआ, या तो कोई चीज ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, अभी ये आगे बताएंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आप जानते हो कि नहीं, थर्मल रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती, मतलब वो ठंडी हो जाती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। आगे बढ़ते हैं, गैस का उत्सर्जन या निष्कासन कैसे होता है, मतलब होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझो थोड़ा सा, भोजन का पाचन होता है, हम खाना खाते हैं, हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तब उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी का प्रयोग हम सगल हर जगह काम करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखो एनर्जी जब मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, श्वसन। तो श्वसन एक प्रकार की कौन सी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर गर्म पड़ जाता है भोजन के पाचन के समय, आप जानते हो ना। इसीलिए बोलता हूं मैं कि जब पेपर देने जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक, 1 घंटे पहले ही खाना खा लो। क्यों, क्योंकि शरीर गर्म पड़ेगा, आपका शरीर नींद में आएगा, मतलब नींद लगने लगती है, आप जानते हो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ गए होंगे आई होप। और लोहे का में जंग लगना, आपका जो लोहा भूरा कलर का हो जाता है, फिर आप पेंट करते हो, उसमें ग्रीस लगा देते हो, तो फिर वो जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वो वायु या हवा के संपर्क में आ जाता है, उससे क्या होता है, जंग लग जाता है। आगे दही का बनना, दही में छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु फायदेमंद होते हैं, बात अलग है, लेकिन क्या होता है कि दही थोड़ा सा तो उसका पीएच मान पहले से कम होता है, खट्टा होता है, सॉरी दूध होता है जो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरी बात फिर धीरे धीरे और कम हो जाता है, तो वो खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है, ठीक है। तो दही का बनना, सिरका का बनना, सिंपल सिरका जो आपका होता है भाई, गन्ना होता है, उसका जो धुले उसको रख दिए, वो कुछ दिनों बाद आप देखो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, और क्या होता है, बढ़िया मस्त सिरका बन जाता है, ठीक है। और सिरका को और भी विनेगर इसको बोलते हैं, वैसे मैंने बता ही दिया। इसका रासायनिक नाम क्या है, आप कमेंट करो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है। अब यहाँ पर ये मैंने बता दिया, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। अब रासायनिक जो परिवर्तन होगा आप उसको प्रदर्शित कैसे करोगे, आप बताओ। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप शब्द समीकरण बना सकते हैं या रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। शब्द समीकरण का मतलब क्या है कि जब कोई भी परिवर्तन होता है उसको जब हम शब्दों के द्वारा दर्शाते हैं उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और कोई भी परिवर्तन जब होगा उसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शाएंगे तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आगे यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण यहाँ पर हुआ, उसके बाद देखो रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण क्या है कि जब हम रासायनिक परिवर्तन या तत्वों पदार्थों को पदार्थ के द्वारा दर्शाते या प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्या हुआ, शब्द समीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि ये शब्दों के द्वारा हम दर्शा रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं शब्द समीकरण को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, तो ये भी शब्द समीकरण हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा है ये अभिकारक और यहाँ पर उत्पाद। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के बाएं साइड जो लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, ये अभिकारक हुए और ये उत्पाद हुए। जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं आपस में, और उसके बाद जो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक बन सकता है पदार्थ, दो बन सकता है, 3 4 5, या दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया आप जानते हो, तो वो हो जाता है उत्पाद। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है रासायनिक समीकरण क्या है। देखो किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको उसके जड़ तक जाना बहुत आवश्यक है, वरना आप याद करोगे भूलोगे, याद करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों या पदार्थों को उनके चिन्ह, प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र के द्वारा सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग अगर ध्यान दोगे, ठीक है, यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों पदार्थों को उनके चिन्ह, प्रतीक एवं रासायनिक सूत्रों के द्वारा सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है कि जब हम अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके प्रतीक, चिन्ह यानी रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। तो ये वाली अभी इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला आप देख लो, ये जितना भी चीज़ है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, वैसे अभिकारक उत्पादों को मैंने बता ही दिया। आगे देखो यहाँ पर जैसे कि H2 है और यहाँ पर O2 है, ये जब आपस में अभिक्रिया किए तो H2O का निर्माण किए, लेकिन यहाँ पर आप जब ध्यान दोगे, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिले, तो यहाँ पर हम पूरा तो लिख सकते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर, कितना बड़ा हो जाता है। दूसरी मतलब दिक्कत से बचने के लिए हम छोटा सा क्यों ना लिख दें, तो छोटा बनाने के लिए ही हम रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, और वही रासायनिक समीकरण कहलाता। सिंपल, आप समझ गए होंगे भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। आगे और यहाँ पर हर बार मैं लिख दिया हूँ कि ये अभिकारक ये हुआ उत्पाद, ठीक है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के बाएं साइड वो अभिकारक, जो दाएं साइड वो उत्पाद, यानी जो अभिकारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, दो पदार्थों के फलस्वरूप बनता है, उसे बोलते हैं उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के समीकरण के बाईं ओर लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक, ठीक है। और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ है। बिल्कुल सिंपल लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाबद्ध बनाने के लिए हमें भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के चिन्हों को भी तीर के ऊपर या नीचे दर्शाना चाहिए। ऊपर या नीचे का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हम ऐसे तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे तीर का चिन्ह लगाते हैं, ऐसे ये तीर का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर हम अगर डेल्टा बना रहेगा, इसका मतलब क्या है कि हम अभिक्रिया के समय ताप दे रहे हैं, ठीक है। और या अगर हम P बना होगा तो इसका मतलब उसमें हम प्रेशर डाल रहे हैं, तब वो रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। या कोई तत्व लिखा होगा, जैसे Cu लिखा है या ने लिखा है, इसका मतलब है कि ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है अभी बताता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, द्रव के लिए जो हम प्रयोग करेंगे यल का प्रयोग करेंगे, ताप के लिए T या इसका प्रयोग करेंगे डेल्टा का, ठोस के लिए सॉलिड का प्रयोग करेंगे यानी S का, और गैस के लिए G का, और बस जलीय विलयन के लिए एक्वस का। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाए संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसे आवश्यक क्यों होता है यही पूछा गया है, तो बताते हैं आओ। तो बस संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, देखो सिंपल, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, जैसे इसका वजन ये है और मान लो एक फोन ये है, ठीक है। ध्यान देना, इन दोनों फोनों को अगर कूच के हम कहीं भी भर देंगे तो क्या इनके वेट में कोई भी इनका है वो मतलब कहीं भी चिटकने ना पाए, क्या इनका वजन कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कम होगा। इसी तरीके से तत्व भी जब अभिक्रिया करते हैं, अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण होता है, तो अभिकारकों का जितना वजन होता है यानी जितना द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो बात अलग है। सिंपल रासायनिक, अरे यार तुम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हो, ऊर्जा को भी हम क्या करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये ऊर्जा मैं नहीं बताऊंगा आगे, आप समझ रहे हो। चलो, तो बस रासायनिक अब यहाँ पर ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, अभिकारक लेते हैं, तो अभिकारकों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, सिंपल संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होती है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, विभिन्न जो भी परमाणु होंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो वो परमाणु है, जब दो परमाणु सिंगल होते हैं और जब दो परमाणु मिलते हैं तो उसको अणु बोलते हैं फिर, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, एटम अंग्रेजी में परमाणु को बोलते हैं, और जो अणु होते हैं उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, आप जानते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे या और में देखो कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों उत्पादों की ओर विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी याद कर सकते हो, याद करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका विकास भैया बता दिया, अपने से बनाकर मुझे कमेंट करो ये वाली परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है। जब यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे एग्जाम्पल कि भाई 2H2 है और O2 है तो 2H2O बन गया। अब ये 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि इसको हमें संतुलित करना पड़ा। अब संतुलित कर रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर आप संतुलित नहीं करोगे कि इसमें 2 परमाणु रहेगा, इसमें 2 परमाणु, लेकिन इधर हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा और ऑक्सीजन का 2 रहेगा, तो क्या ये संतुलित रहेगा? नहीं ना। लेकिन अगर यहाँ पर 2 लगा दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ पर भी H2H2 यानी 4 परमाणु हो गए, तो यानी यहाँ पर 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो देखो दोनों ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब पूरा संतुलित है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित है। द्रव्यमान, और किस नियम पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आता नहीं है, ठीक है। आ सकता है, मैं हर चीज इसीलिए बता देता हूँ, कोई भी आ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपने हिंदी में फोड़ा और मुझे बहुत सराहा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप इस चैनल को इतना बड़ा कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, इस प्रकार की प्रक्रिया को या क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये शब्द इतने अच्छे हैं ना। अब यहाँ पर देखो, ऐसे भी लिख सकते हो कि जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी उसका गुणधर्म चेंज होगा, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, ऐसे भी याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रासायनिक, मैंने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। सिंपल
सिंपल। तो यार देखो यही इसीलिए बोलता हूँ कुछ भी चीज याद करने के लिए आपको बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आप कुछ देखो यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है, जब H2 और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते H2O बना, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है, आप संतुलित कर लेना। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया के CO2 बना, ये तो संतुलित है। जिंक और ऑक्सीजन अभिक्रिया के जिंक ऑक्साइड बना, क्या ये संतुलित है? हाँ बिल्कुल नहीं संतुलित है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हम 2 लगा दें, तो 2 तो Zn हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन तो संतुलित होगा। अब जिंक 2 ठो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा दें, सिंपल संतुलित हो गया। इसी तरीके से 2MgO लगाओ और यहाँ पर 2 लगाओ, संतुलित हो गया। उसके बाद जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, और ये देखो 2 ठो ऑक्सीजन और एक ये 3 ऑक्सीजन इधर हुई, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। कार्बन 1 है, 1 कार्बन, और जिंक कितना है? 1 है, जिंक 1 है, तो इसका मतलब ये संतुलित है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी संतुलित ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक ये 2 1 3 और कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, सिंपल संतुलित हो गया। तो मतलब विभिन्न तत्वों के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या जो है समान हो, तब वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद उत्प्रेरक आता है। तो उत्प्रेरक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होते समय हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते या घटाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर उत्प्रेरक कोई लगा देंगे, उत्प्रेरक का मतलब क्या, यहाँ पर लिखे होते हैं जैसे Cu उत्प्रेरक हो गया, या कोई भी तत्व हो सकता है, Mg हो गया, बता रहा हूँ, इसमें होता नहीं उत्प्रेरक, ठीक है। और बहुत सारे हैं जिसमें उत्प्रेरक का काम आता है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? एक प्रकार का सरपंच होता है जो कि न्याय करता है। 2 अभिकारक क्या करते हैं कि बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हमें सरपंच न्याय देगा कि क्या करना है। तो बस 2 अभिकारक आपस में जब रिएक्शन करना होता है तो उत्प्रेरक बताता है कि हाँ आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, भाई सरपंच आप जानते हो बढ़ा सकता है, मतलब एक रिलेट करो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमी कर सकता है, तो ये हो जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो घटाते या बढ़ाते उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। आई होप आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी। गाइस क्या यार, मेरे दोस्तों मेरे बहनों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में। और हाँ, इसकी जो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, इसकी जो नोट्स है ना वो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लूंगा, ठीक है, मतलब कोई पैसा नहीं, सिंपल मतलब कुछ मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।